आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए अंत तक सुनना। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। एक समय की बात है, एक बहुत ही ज्ञानी पंडित था। वह अपने बचपन के घनिष्ठ मित्र से मिलने के लिए किसी दूसरे गांव जा रहा था। जो बचपन से ही गूंगा, वह एक पैर से अपाहिज था। उसका गांव काफी दूर था और रास्ते में कई और छोटे छोटे गांव भी पड़ते थे। पंडित अपने धुन में चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया जो देखने में बड़ा ही हृष्ट पुष्ट था। वह पंडित के साथ ही चलने लगा। पंडित ने सोचा कि चलो अच्छा ही है, साथ साथ चलने से रास्ता जल्दी कट जाएगा। पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को यह नाम बड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में और कुछ पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे चलते रहे। तभी रास्ते में एक गांव आया। महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है। पंडित ने कहा, ठीक है, और अपनी धुन में चलता रहा। तभी एक भैंस ने एक आदमी को मार दिया और जैसे ही भैंस ने आदमी को मारा, लगभग तुरंत ही महाकाल वापस पंडित के पास पहुंच गया। चलते चलते दोनों एक और गांव के बाहर पहुंचे, जहां एक छोटा सा मंदिर था। ठहरने की व्यवस्था ठीक लग रही थी, और क्योंकि पंडित के मित्र का गांव अभी काफी दूर था, साथ ही रात होने वाली थी, सो पंडित ने कहा, यात्रा लंबी हो गई है, पूरा दिन चले हैं, थकावट भी बहुत हो चुकी है, इसलिए आज की रात हम इस मंदिर में रुक जाते हैं। धूप भी लगी है, सब भोजन कर लेते हैं और थोड़ा विश्राम करके सुबह फिर से प्रस्थान करेंगे। महाकाल ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मुझे इस गांव में किसी को कुछ सामान देना है। मैं वो सामान देकर आता हूं, तब तक तुम भोजन कर लो, मैं बाद में खाऊंगा। और इतना कहकर वह चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद उस गांव से धुआं उठना शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग गई। पंडित को आश्चर्य हुआ। उसने मन ही मन सोचा, जहां भी महाकाल जाता है वहां किसी न किसी तरह की हानि क्यों हो जाती है, जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन उसने महाकाल से रात में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों फिर से अपने रास्ते की ओर चलना शुरू किए। कुछ देर बाद एक और गांव आया और महाकाल ने फिर से पंडित से कहा, पंडित जी, आप आगे चलें, मुझे इस गांव में भी कुछ काम है, सो मैं आपसे आगे मिलता हूं। इतना कहकर महाकाल जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, बल्कि खड़े होकर महाकाल को देखता रहा कि वह कहां जाता है और क्या करता है। तभी लोगों की आवाजें सुनाई देने लगीं कि एक आदमी को सांप ने डस लिया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ठीक उसी समय महाकाल फिर से पंडित के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार पंडित को सहन ना हुआ। उसने महाकाल से पूछ ही लिया, तुम जिस गांव में भी जाते हो वहां कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों होता है? महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी, आप मुझे बड़े ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संगत हमेशा अच्छा होता है। लेकिन क्या सचमुच आप अभी तक नहीं समझे कि मैं कौन हूं? पंडित ने कहा, मैं समझ तो चुका हूं, लेकिन कुछ शंका है, सो यदि आप अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। महाकाल ने जवाब दिया, मैं यमदूत हूं और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरता हूं जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की शंका थी, फिर भी महाकाल के मुंह से यह बात सुनकर पंडित थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर हिम्मत करके पूछा, अगर ऐसी बात है और तुम सचमुच ही यमदूत हो तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है? यमदूत ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिसे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही होगे। ये बात सुनकर पंडित परेशान और हैरान हो गया कि यदि वास्तव में वह महाकाल का एक यमदूत हुआ तो उसकी बात सही होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे घनिष्ठ मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं, कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। महाकाल ने कहा, तुम जो सोच रहे हो वह मुझे भी पता है, लेकिन तुम्हारे मित्र से मिलने न जाने के विचार से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुख से यह बात सुनते ही पंडित को झटका लगा,
क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, जो कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं था। तब पंडित को विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच यमदूत ही है, इसलिए वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण न बने। इस हेतु वह तुरंत पीछे मुड़ा और फिर से अपने गांव की तरफ लौटने लगा। परंतु जैसे ही वह मुड़ा, सामने से उसका मित्र उसकी ओर तेजी से आता हुआ दिखाई दिया, जो पंडित को देखकर अत्यधिक प्रसन्न लग रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे कि उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे पीछे ही आ रहा था, लेकिन क्योंकि वह बचपन से ही गूंगा व एक पैर से अपाहिज था, इसलिए न तो पंडित तक पहुंच पा रहा था, न ही पंडित को आवाज देकर रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक न जाने क्या हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का सा आश्चर्य भरी नजरों से महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे कि पूछ रहा हो कि आखिर हुआ क्या। महाकाल पंडित के मन की बात समझ गया और बोला, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन तुम समझ ही सकते हो कि वह अपाहिज व गूंगा होने की वजह से ही तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी शक्ति नहीं होती शरीर में, इसलिए हृदयाघात की वजह से तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई। महाकाल ने आगे कहा, और उसकी मृत्यु का कारण तुम नहीं हो, बल्कि वह तुमसे मिलने के लिए ही अपनी सीमाओं को लांघ कर तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा था। पंडित को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच यमदूत है और जीवन के प्राण हरना ही उसका काम है। पंडित, जो कि एक ज्ञानी व्यक्ति था, जानता था कि मृत्यु पर किसी का कोई बस नहीं चल सकता और सभी को एक न एक दिन मरना ही है, इसलिए उसने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया। लेकिन तब भी उसके मन में अपनी स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की उत्सुकता बनी रही, इसलिए उसने महाकाल से पूछा, अगर मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूं और हर क्षण चलता रहता हूं। केवल लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि उनके पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचने या उसे देखने समझने का समय ही नहीं है। पंडित ने आगे पूछा, तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए यह जानना उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानकर परेशान ही होता है। लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति हो और अपने मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से तुमने स्वीकार कर लिया है, उसे देखकर मुझे यह लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी परेशान नहीं होगे। महाकाल ने आगे कहा, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद होगी, आज ही के दिन, लेकिन किसी दूसरे राजा के राज्य में, और तुम्हारी मृत्यु फांसी लगने से होगी। और आश्चर्य की बात यह है कि तुम स्वयं खुशी खुशी फांसी को स्वीकार करोगे। इतना कहकर महाकाल चला गया, क्योंकि अब उसके पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। पंडित ने अपने मित्र की मृत्यु के बाद जो भी कर्मकांड करना था किया और फिर अपने गांव लौट आया। हालांकि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानने के बाद कुछ न कुछ तो व्यथित होता ही है। इसलिए पंडित भी अपने मृत्यु से बचने के लिए कुछ न कुछ करने लगा। पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी ख्याति उसके राज्य के राजा तक पहुंच चुकी थी। उसने सोचा कि राजा के पास कोई ज्ञानी मंत्री तो अवश्य होगा और वे उसकी इस मृत्यु से संबंधित समस्या का भी कोई न कोई समाधान निकाल ही देंगे। इसलिए पंडित राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को सारी बात बता दी। राजा ने पंडित की समस्या को अपने मंत्रियों से साझा किया और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी की सलाह से यह तय हुआ कि यदि पंडित की बात सत्य है तो उसकी मृत्यु 6 महीने बाद ही होगी, लेकिन समस्या तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह दूसरे राज्य जाए ही ना तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। यह सलाह राजा को भी उचित लगी और उसने पंडित के लिए महल में ही रहने की व्यवस्था कर दी। राजा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति पंडित से नहीं मिल सकता था, लेकिन स्वयं पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि उसे यह न लगे कि वह राजा की कैद में है। हालांकि पंडित स्वयं डर के मारे कहीं आता जाता नहीं था,
धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और आखिर वह दिन भी आ गया जब पंडित की मृत्यु होनी थी। जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उससे पिछली रात पंडित डर के मारे जल्दी सो गया, ताकि जल्दी से जल्दी वह रात और अगला दिन बीत जाए और उसकी मृत्यु टल जाए। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में उसे स्वयं भी जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने कभी किसी से इसका जिक्र नहीं किया था। उस रात उसे नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठकर महल के अस्तबल में चला गया, क्योंकि वह राजा का खास मेहमान था। किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका। अस्तबल में जाकर उसने सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर राज्य की सीमा पार कर दी और दूसरे राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल तक पहुंच गया और संयोगवश महल के पहरेदारों ने उसे नहीं रोका। वह सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंचा और राजा के बगल में जाकर सो गया। सुबह जब राजा जागा तो उसने पंडित को अपने कक्ष में देखा। राजा क्रोधित हुआ और पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह उस राज्य में कैसे पहुंचा, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। राजा ने पंडित को राज दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कुछ समय बाद पंडित को दरबार में लाया गया और राजा ने उसे देखते ही फांसी की सजा सुना दी। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया, लेकिन उसने हिम्मत करके राजा से कहा, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं आपके राज्य में कैसे पहुंचा और आपके शयन कक्ष में क्यों सोया, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी है, जैसा कि महाकाल ने कहा था। राजा को पंडित की बात अजीब लगी और उसने पूरी कहानी सुनी। फिर उसने कहा, यदि तुम्हारी बात सच है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, तो मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। राजा ने अपने मित्र राजा से सच्चाई की पुष्टि करवाई और पंडित की बात सही निकली। लेकिन राजा के सामने अब एक समस्या थी, क्योंकि वह पहले ही फांसी की सजा सुना चुका था। मंत्रियों के सुझाव पर पंडित को कच्चे सूत के धागे से फांसी देने का आदेश दिया गया, ताकि उसकी मृत्यु न हो। लेकिन सूत के धागे से पंडित के गले की नस कट गई और वह मर गया। इस घटना से यह सिद्ध हो गया कि नियति को बदला नहीं जा सकता। महाकाल सही था, जो होना होता है वह होकर ही रहता है। इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की शक्ति नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकें। मित्रों, अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल प्राचीन मंच को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।